हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग अपना फोर्थ वीडियो फॉर द फिजिक्स MCQs फॉर द चैप्टर फोर्स। पिछले 3 वीडियोस में आपने 22 क्वेश्चंस तक देखे, आज हम उसके आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में जब लास्ट हमने छोड़ा था तो वो कपल के बारे में बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। कपल आर्म इज रोटेटिंग इन रोटेटिंग बॉडी इज। कपल आर्म होती है ना, कपल आर्म समझ गए आप, जो 2 पैरेलल फोर्सेज हैं उसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये जिसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, ये कपल आर्म कहलाती है। नहीं भी पता था तो आज पता लग गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ फोर्सेज, जो कि ये फोर्सेज हैं। अब आपको आंसर तय करना है कि सभी आंसर देखने में ठीक लगेंगे पर सही परफेक्ट कौन सा आंसर है। तो देखिए, couple arm in the rotating body is part 1 distance from pivot to force applied। pivot तो यहां पर है, pivot से force applied कोई मतलब ही नहीं हुआ ना इसका। दूसरा, perpendicular distance between pair of parallel forces। perpendicular distance between pair of forces, भाई ये ठीक लग रहा है आंसर देखने में, लेकिन तीसरा देखना पड़ेगा। perpendicular distance between pair of parallel and equal but opposite forces। पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, लेकिन ऑपोजिट फोर्सेज हैं और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ऑल आर करेक्ट। सोचिए कौन सा आंसर सही है। मेरी समझ में और जो सही आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा, जिसमें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ साथ ऑपोजिट, इक्वल बट पैरेलल फोर्सेज एक्ट कर रहे हों। आंसर आपके सामने है, जॉट डाउन कर लीजिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्यों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी से रिलेटेड है। जानते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, चाहे वो रेस्ट की स्टेट में हो या मोशन की स्टेट में हो। तो सपोज एक ये बॉडी है, देखिए हम कह रहे हैं ये बॉडी रेस्ट पर है, या ये दूसरी बॉडी है जो मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है। रुके समय भी या चलते समय भी बॉडी बैलेंस की कंडीशन में वो तभी पॉसिबल है जब किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हों, चाहे ये बॉडी हो चाहे ये बॉडी हो, सब पर बहुत सारे मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग, बट उनका जो काउंटर इफेक्ट है वो एक ही पॉइंट पे आके एक दूसरे को नलीफाइड कर दे रहा है, यानी उसके बैलेंस कर दे रहा है फोर्सेस को। आई थिंक आपको ये अब इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आ गया। तो जरा ऑप्शंस को देखें। अ बॉडी इज अंडर द इक्विलिब्रियम इफ Part 1, many forces act on the body. Okay, many forces are acting on the body at a point to produce change in the state of rest or motion. Change in the state of rest or motion. दूसरी बात, many forces act on a body to produce no change in the state of rest. No change in the state of rest. Or third, many forces act on a body to produce no change in the state of motion. Produce no change in the state of motion. Fourth, both second and third are correct. जरा फर्स्ट आंसर को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोड्यूस चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में चेंज कर दिया तो फिर इक्विलिब्रियम कहाँ से बनेगा? वो तो चेंज हो रही है बॉडी की मोशन की स्टेट। तो सही आंसर क्या होगा? बहुत सारे फोर्सेस एक दूसरे पे इस तरह से एक्ट करते हैं कि उसके वो काउंटर इफेक्ट करके उसके स्टेट को चेंज नहीं होने देते हैं, सेम स्टेट में रहते हैं, वो रेस्ट में रहे या सेम स्टेट ऑफ मोशन में चलता है वो। मींस कौन सा आंसर ठीक होगा? फोर्थ आंसर इज करेक्ट वन। आई थिंक सही आंसर आपको मिल गया और इस तरह से आपको ये डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी क्लियर हो गई। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। When a body is in a state of rest under the influence of several forces, it is, I think, a simple question होगा। Static equilibrium, dynamic equilibrium, rotational equilibrium and all are correct। I think ये तो बहुत simple है ना। Answer will be static equilibrium। equilibrium 2 तरह का होता है। Static जब body same state of rest में रहती है under the effect of several forces, या होता है dynamic equilibrium जी during the body motion, बॉडी जो है सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहती है अंडर द अफेक्ट ऑफ सेवरल फोर्सेज। तो आंसर इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन फिनिश। शुरू करते हैं क्वेश्चन 26। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज a condition of a body when it is under the effect of several forces. First answer,
इन द सेम स्टेट ऑफ ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन की सेम स्टेट में बॉडी है तब डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। दूसरा, इन सेम स्टेट ऑफ ओनली रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की कंडीशन में है तब है, या इन सेम स्टेट ऑफ एनी काइंड ऑफ मोशन, या ऑल आर इनकरेक्ट। क्या लगता है आपको? बॉडी की कोई भी स्टेट हो, चाहे वो सीधे ट्रांसलेशनल मोशन में जा रही हो या रोटेशनल मोशन में हो या वाइब्रेशनल मोशन हो, एनी काइंड ऑफ मोशन पर सेम स्टेट ऑफ मोशन होना चाहिए अंडर द सेवरल फोर्सेस। तो आंसर इसका होगा इन द सेम स्टेट ऑफ एनी काइंड ऑफ मोशन इन द सेम स्टेट अंडर द इफेक्ट ऑफ सेवरल फोर्सेस को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। शुरू करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज रिलेटेड विद अ बुक केप्ट ऑन ए टेबल इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो एक किताब है वो हमने टेबल पे रख दी तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। इवन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट फ्रॉम द वन साइड बिकॉज, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्यों है जबकि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्यों हो सकती है? इन आंसर्स को पढ़ने के पहले लॉजिक को समझ लीजिए। देखिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये बुक रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और हमने ये कंडीशन प्री डिटरमाइंड है कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अब हमने इस पर एक फोर्स लगाया लेकिन ये किताब नहीं हिल रही है, इट इज इन सेम स्टेट ऑफ रेस्ट। तो कब पॉसिबल है? जब इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स एक्ट करने लगे, जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करने लगे, वही एक्ट करेगा। दूसरी बात, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर अफेक्ट कर दें और यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो। नेट फोर्स जीरो हो जाए, मतलब ये फोर्स इसके ऑपोजिट है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो ये बुक नहीं हिलेगी। आ गया समझ में? आइए अब आंसर को देख के फाइनलाइज करिए कौन सा आंसर करेक्ट है। तो बुक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है बिकॉज पार्ट 1 बुक डज नॉट मूव, बुक डज नॉट मूव। ओके। सेकेंड, अनदर फोर्स ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड स्टार्ट एक्टिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, जैसा अभी डिस्कस किया। थर्ड, ड्यू टू द फोर्स ऑफ दिस पार्ट सेकेंड, जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, द बुक पे लगने वाला नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स बिकम जीरो, इस पे लगने वाला नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो हो जाता है। भाई ये 3 आंसर दिख गए, तय करिए कौन सा है। फोर्थ देख लें, बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो क्या ये गलत है? बुक डज नॉट मूव। फिफ्थ देखें, ऑल फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर करेक्ट। क्या लगता है आपको? हमें लगता है फिफ्थ आंसर इज करेक्ट। ये तीनों ही कंडीशन अप्लाई होंगी तभी बॉडी या बुक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 इज रिलेटेड विद बीम बैलेंस। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ बीम बैलेंस इन इट्स स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होता है? बीम बैलेंस जानते हैं ना, तराजू। तराजू में एक तरफ 1 kg पोटैटो रखें, एक तरफ 1 kg का बाट रखा है, तो वो सीधा बैलेंस रहेगा हॉरिजॉन्टल उस कंडीशन में। पार्ट 1, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी क्लॉकवाइज फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर हैं क्योंकि वजन बराबर है। दूसरी बात, देयर इज नो रोटेशनल मोशन, सेकेंड पार्ट, ना क्लॉकवाइज जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। थर्ड, बीम बैलेंस इज कंट्रोल्ड बाय ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल कर रहा है बीम बैलेंस को? देखें भाई, फोर्थ है, पार्ट 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट, क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है, एंटी क्लॉक क्यों, कोई रोटेशनल मोशन नहीं है। या पार्ट सेकेंड और थर्ड आर करेक्ट। भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी का लॉजिक तो यहाँ नहीं लगता है, वो तो सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाला फोर्स है, यहाँ तो हम मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पार्ट फोर्थ इज करेक्ट। पार्ट 1 यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर है और वो और नो रोटेशनल मोशन की स्टेट में है। तो आई थिंक आंसर इज क्लियर। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अ रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द अर्थ इज अंडर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम हैज। देखिए जो रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरती है बरसात के दिनों में, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है, ऊपर से नीचे गिर रही है ना, तो उसमें क्या होता है? वेरिएबल वेलोसिटी, सेकेंड डायनेमिक वेलोसिटी, थर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्थ एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। पॉइंट ये आया कि सेवरल फोर्सेस के अफेक्ट से चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, सेम स्टेट होनी चाहिए। वर्ड क्या है? सेम स्टेट। इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं सकती, तो वेरिएबल, डायनेमिक और एक्सेलरेटेड वेलोसिटी तो चेंजेबल वेलोसिटी हो गई ना। तो आंसर क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी रेन ड्रॉप हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं।
तो आंसर ये भी क्लियर हो गया। और आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इट इज अगेन रिलेटेड विद द ड्रॉप फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, अ रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द अर्थ अंडर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिकॉज, रीजन क्या है इसका। पार्ट 1, वेट ऑफ द फॉलिंग ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाई द सम ऑफ द बॉइंट फोर्स एंड फ्रिक्शन या विस्कोसिटी ऑफ एयर। ऊपर से नीचे जो वेट लग रहा है वो नीचे से ऊपर को लगने वाले बॉइंट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर से काउंटर बैलेंस हो जाता है। सेकेंड, वेट ऑफ द फॉलिंग बॉडी या बॉडी ड्रॉप जो है वो नीचे को आ रही है, उसका जीरो वेट है। थर्ड, नेट फोर्स ऑन द ड्रॉप इज जीरो। ऑल आर करेक्ट या फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट? क्या लगता है आपको? आई थिंक फर्स्ट और थर्ड आर करेक्ट, क्योंकि नेट वेट जीरो हो जाता है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आने लगता है। तो आपका आंसर होगा फिफ्थ पार्ट, जिसमें वेट ऑफ द फॉलिंग बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ द बॉइंट एंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड नेट फोर्स ऑन द ड्रॉप इज जीरो। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपने ये 30 क्वेश्चंस आज पूरे कर लिए हैं। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। थैंक यू।